जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आंग्ल मैसूर युद्धों के विषय में हम देख रहे थे। पिछली क्लासेज में हम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम और द्वितीय के विषय में चर्चा कर चुके हैं। उनकी परिस्थिति और जो परिणति उन युद्धों की रही है, क्या क्या संधियां उन युद्धों के क्रम में हुई थी, उन पर हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में देखेंगे और साथ ही साथ जो टीपू सुल्तान, जो कि अब मैसूर का शासक बन चुका है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य में वो शासक बना था, उसके कार्यों के विषय में भी थोड़ा चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उसने मैसूर के क्षेत्र में कार्य किए थे। तो आइए देखते हैं, ये जो मैसूर का क्षेत्र था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद इस मैसूर के क्षेत्र में टीपू सुल्तान जो है वो शासक के पद पर बैठता है 1782 ईस्वी में, जब युद्ध क्षेत्र में घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान यहाँ मैसूर का शासक बनता है और 1784 ईस्वी में यहाँ अंग्रेजों और मैसूर के बीच में एक संधि की जाती है, जिसका नाम था मैसूर की मंगलौर की संधि। उसके विषय में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। मैसूर की संधि से हम देखते हैं कि दोनों ही जो ये पक्ष थे, अंग्रेज और ये मैसूर, इन दोनों के क्षेत्र की सीमाओं में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और जो दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र कब्जाए थे, उन्हें मंगलौर की संधि के द्वारा वापस कर दिया गया। तो एक शांति स्थापित हो पाई इन दोनों ही क्षेत्रों में, लेकिन वो शांति कितने समय तक चली, क्या उसमें रहा है विशेष, उन सब चीजों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि जो टीपू के द्वारा 1782 में जब इसके पास गद्दी आई, गद्दी पे ये स्थापित हुआ, तो उसके बाद इसने किस प्रकार के कार्य जो अपने क्षेत्र में किए थे। 1782 ईस्वी में हम देख रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में ही, जब युद्ध चल ही रहा था, उसी दौरान इसे यहाँ शासन जो है वो प्राप्त हुआ था, गद्दी इसे प्राप्त हुई थी। तो इसके द्वारा मैसूर के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। अपने राज्य के विकास के क्रम में ये लग गया था मंगलौर की संधि 1784 के बाद। तो इसने अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए कई कार्य किए, जिसके प्रमुख कार्य जो है वो यहाँ पे देखते हैं हम किस प्रकार के इसने कार्य किए थे। तो टीपू के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। टीपू जो था, इसका वास्तविक नाम फतेह अली साहब था। टीपू का वास्तविक नाम फतेह अली साहब, और इसे मैसूर का शेर, एक इसे उपनाम दिया गया था इसके पिता के द्वारा, शेर ए मैसूर, इसको उपनाम दिया गया था हैदर अली के द्वारा। तो टीपू के जो प्रमुख कार्य रहे हैं, इसने 1784 के बाद जो अपने मैसूर राज्य के विकास के क्रम में जो कार्य किए, वे कुछ इस प्रकार से थे। एक तो जो इसका प्रमुख कार्य रहा है, वो इसने फ्रांसीसियों से निकटता स्थापित की। फ्रांसीसी हम देख रहे थे, कुछ इसके क्षेत्र में भी थे, जो कि माहे का क्षेत्र था, उसमें भी फ्रांसीसी काबिज थे। उनसे भी इसने लगातार संपर्क स्थापित किए, निकटता स्थापित की। और साथ ही साथ इसने जो यूरोप में देश था फ्रांस, उससे भी इसने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया था और कई पत्राचार इसने वहां नेपोलियन के साथ किए थे। 1787-88 की यह बात है, जब इसके द्वारा फ्रांस के क्षेत्र में पत्राचार किया गया था। कहा जाता है कि कालांतर में नेपोलियन के द्वारा इसको आश्वासन दिया गया था कि मैं आपके अवश्य आपकी मदद करने भारत में आऊंगा और भारत से हम लोग जो है वो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। इस प्रकार का आश्वासन यहाँ फ्रांस के क्षेत्र से इसको मिला था और इसने वहां लगभग संपर्क स्थापित करने का इसने काफी एक अच्छा प्रयास किया था। इसके साथ ही इसने अपने क्षेत्र यहाँ मैसूर से इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी शुरुआत की, क्योंकि टीपू समझ रहा था कि ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की यहाँ समृद्धता का एक कारण ये भी है कि वे भारतीय सामान को विदेशों में उचित दरों पे बेचते हैं और वहां से मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो टीपू ने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने क्षेत्र से शुरू करूं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में इसने अपने कई राजदूत भेजे, जो कि तुर्की, काबुल और यहाँ मेडागास्कर के पास एक देश मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मॉरिशस, वहां पे भी फ्रांस का कब्जा था।
तो मॉरिशस में भी इसने अपने कई राजदूत भेजे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन क्षेत्रों में स्थापित करने का इसने प्रयास किया था। इसके साथ ही इसने ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण जो है अपनी राजधानी, जो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में इसने ट्री ऑफ लिबर्टी, या इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का वृक्ष, उसका इसने रोपण किया था अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में 1794 ईस्वी में। 1797 में इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता प्राप्त की। जैकोबिन क्लब जो था, ये जैकोबिन क्लब फ्रांस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण संगठन बनकर उभरा था, जिसको कि वहां मजदूर वर्ग का, इस जैकोबिन क्लब को फ्रांस में मजदूर वर्ग का जो है वो समर्थन प्राप्त था। तो इस प्रकार से ये जैकोबिन क्लब की भी इसे सदस्यता प्राप्त हुई 1797 ईस्वी में। इसने अपने क्षेत्र में सेना के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया और साथ ही साथ युद्ध क्षेत्र में इसने रॉकेट का इस्तेमाल करना भी प्रारंभ किया। कहा जाता है कि जो टीपू ने जिन रॉकेट का प्रथम बार प्रयोग किया था युद्ध क्षेत्र में, लोहे की रॉड के रूप में गन पाउडर और जो है बारूद भरकर, इस प्रकार से रॉकेट का इसने परीक्षण किया था। तो वो रॉकेट जो है वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर तक वार करने में वो सक्षम थे वो। इस प्रकार के इसने रॉकेटों का जो प्रयोग किया था। साथ ही साथ जब इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल की थी तो इसने खुद को कहा सिटीजन टीपू। सिटीजन टीपू इसे कहा गया, या फिर नागरिक टीपू, इस प्रकार के उपनाम इसने प्राप्त किए थे। तो ये कुछ एक कार्य इसके रहे हैं जो कि इसने अपने मैसूर के क्षेत्र में किए थे। अपने मैसूर के क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इसके द्वारा इस प्रकार के ये कार्य किए गए थे। तो इसी दौरान हम देखें कि यहाँ भारतीय क्षेत्र में अन्य क्या घटनाएं हो रही है। तो भारतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि 1786 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्नवालिस जो है वो कार्यरत होते हैं और अपना पदभार यहाँ पे ग्रहण करते हैं 1786 ईस्वी में। तो 1786 ईस्वी में कार्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए हैं। ये कार्नवालिस, इन्हें जो है प्रशासन का बहुत अनुभव है, क्योंकि अभी जब 1776 के करीब वहां अमेरिका की आजादी हुई थी तो उस दौरान इनकी नियुक्ति वहां अमेरिका के क्षेत्र में थी। तो ये कुछ एक कार्य टीपू के द्वारा किए गए थे और ये टीपू के जितने भी कार्य हैं सभी कार्य जो है वो अंग्रेजों के विरोधी, जहां स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो भी टीपू के द्वारा कार्य किए गए, चाहे वो फ्रांस से निकटता हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, जैकोबिन क्लब की सदस्यता हो या सेना का आधुनिकीकरण इनके द्वारा किया जा रहा हो, ये सभी कार्य जो हैं यहाँ अंग्रेजों के विरोधी हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं। तो इन्हीं सब कार्यों के चलते अंग्रेजों की आंख की किरकिरी ये बने हुए थे टीपू, और अंग्रेज भी कुछ ना कुछ एक बहाना देख ही रहे थे कि टीपू कहीं पे कोई गलती करे और हम टीपू पे जो है वो आक्रमण कर सके। तो इसी क्रम में एक घटना का जिक्र आता है कि ये जो त्रावणकोर है, इस त्रावणकोर ने कोचीन से 2 द्वीप क्रय किए। त्रावणकोर जो था इसने कोचीन से 2 द्वीप क्रय किए। अब चूंकि कोचीन जो है वो टीपू के ही अधिकार क्षेत्र में आता था, तो टीपू को यह बात ठीक नहीं लगी कि बिना मेरी अनुमति के कोचीन से त्रावणकोर ने 2 द्वीपों की खरीद फरोख्त का कार्य किया है। त्रावणकोर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये त्रावणकोर जो राज्य था, यहां मैसूर से लगा हुआ एक छोटा सा ये राज्य था, इसे अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। कहानी देखिए किस प्रकार से बनी कि त्रावणकोर ने 2 द्वीपों की खरीद फरोख्त जो है वो कोचीन से की। कोचीन यहां मैसूर के अंतर्गत ही आता था, तो टीपू को यह बात ठीक नहीं लगी कि त्रावणकोर ने बिना मेरी अनुमति के कोचीन से जो है वो खरीद फरोख्त का कार्य किया है। तो इसी क्रम में टीपू ने जो है यहां त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अब ये बात है 1789 की। तो 1789 में जो है
त्रावणकोर पर टीपू ने एक हमला कर दिया। अब हमले का कारण आपको स्पष्ट हो चुका है कि त्रावणकोर ने जो खरीदारी यहां कोचीन से की थी दो द्वीपों की, उससे टीपू नाराज था और टीपू ने एक आक्रमण जो है वो त्रावणकोर पर कर दिया। अब त्रावणकोर जो था वो जो क्योंकि अंग्रेजों के संरक्षण में था, तो अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया कि टीपू ने जो आक्रमण यहां त्रावणकोर पर किया है ये अंग्रेजों पर माना जाएगा। ये बात कही कार्नवालिस ने, और कार्नवालिस ने यहां आदेश जारी किया कि टीपू पर एक आक्रमण किया जाए। तो उस आक्रमण में जो सेना का नेतृत्व यहां मद्रास के अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, सेना का नेतृत्व जो यहां मद्रास के क्षेत्र में किया गया था इस आक्रमण में, वो किया गया था मीडोज के द्वारा। यहां कार्नवालिस ने आदेश जारी किया कि ये जो हमला है त्रावणकोर पर, इसे अंग्रेजों पर हमला माना जाए और अब टीपू पर चढ़ाई की जाए। तो टीपू पर जो चढ़ाई करने के क्रम में यहां पर सेना का जो नेतृत्व था वो आया मीडोज के हाथों में। मीडोज और टीपू के बीच में एक युद्ध प्रारंभ होता है 1790 ईस्वी में। तो 1790 ईस्वी में एक युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी के साथ ही कर्नाटक ये आंग्ल मैसूर का जो है वो तृतीय युद्ध प्रारंभ माना गया। तो यहां पे 1790 की घटना है। 1790 में अंग्रेजों ने टीपू पे हमला किया और तृतीय आंग्ल मैसूर की शुरुआत हुई। 1790 में ये युद्ध स्टार्ट हो गया है और 1792 तक ये युद्ध चलेगा। तो 1790 में युद्ध प्रारंभ होने के बाद और 1792 तक टीपू की विभिन्न मोर्चों पे हार लगातार होती रही, क्योंकि अंग्रेज अब इस क्षेत्र में काफी शक्तिशाली हो चुके थे। और 1790 में इन अंग्रेजों ने जो है मराठा और ये निजाम, इन दोनों को भी अपने पक्ष में मिला लिया था, जिस कारण से इनकी शक्ति में यहां बढ़ोतरी हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उनमें हैदर अली ने वहां पे अपनी कूटनीति का परिचय दिया था और वे किसी न किसी प्रकार से इन मराठाओं और निजामों को अपने पक्ष में मिला लेते थे, जिससे कि उनका पलड़ा भारी हो जाता था अंग्रेजों के सामने और अंग्रेज यहाँ पे संधि करने को मजबूर हो जाते थे। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने ये परिस्थिति देखी थी कि मराठा और निजाम जो है वो खड़े हो जाते थे मैसूर के साथ में। तो उस समय चूंकि वहां पे जो शासक थे वो हैदर अली थे, एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, दूरदर्शी वो व्यक्ति थे। लेकिन अब जो यहां नए शासक बने हैं मैसूर के टीपू, इनके पास कूटनीति की काफी कमी रही है, जिस कारण से इन्होंने मराठों से संपर्क इनका स्थापित नहीं हो पाया, निजाम से इनका संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, बल्कि ये किसी न किसी रूप में जो आश्रित थे वो यहाँ फ्रांस की सहायता पे ये ज्यादा आश्रित हो गए थे और जिस कारण से ये अपने निकटवर्ती राज्यों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। ये भी इनकी हार का एक प्रमुख कारण रहा है। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये जो टीपू थे ये धार्मिक रूप से अत्यधिक कट्टर थे और धार्मिक रूप से अत्यधिक कट्टर होने के कारण यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य से इनका संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। अब जो कहा गया है इनको कि इनके अंदर धार्मिक कट्टरता अत्यधिक थी, उसके बारे में इतिहासकारों के मतभेद रहे हैं। एक इतिहासकार अंग्रेजी लेखक वो रहे हैं विक्स। तो विक्स ने कहा है कि ये टीपू सुल्तान अपने राज्य में इसने इतने अत्याचार किए थे कि जो इसके राज्य की हिंदू जनता थी वो इससे परेशान हो गई थी। ये बात इसने कही है कि टीपू के अंदर इतनी अत्यधिक धार्मिक कट्टरता थी कि इसने अपने क्षेत्र में हिंदू लोगों को परेशान किया और जिससे कि हिंदू लोग इससे परेशान हो गए थे। और इसी के ठीक उलट एक इतिहासकार रहे हैं नेत्र पांडे। तो नेत्र पांडे के द्वारा एक कथन किया गया है कि टीपू भले ही मुस्लिम था लेकिन वो असहिष्णु था और उसने अपने क्षेत्र में
समस्त जनता का पूरा ख्याल रखा, चाहे हिंदू जनता हो या मुस्लिम कोई अन्य हो, तो उसने सभी को एक समान समझा और उनके सुख दुख का वो पूरी तरह से ध्यान रखता था। तो इतिहासकारों के मतभेद रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने ढंग से इतिहासकारों ने लिखा है। कुछ ने इसे अत्यधिक धार्मिक कट्टर बताया है, तो किसी ने कहा है कि ये असहिष्णुता था और धार्मिक कट्टरता से इसका लेना देना नहीं था। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि इसके द्वारा कई हिंदू मंदिरों में दान इत्यादि के कार्य भी किए गए थे और कई सनदें जो है इसकी प्राप्त हुई है अनेक जगहों से, मंदिरों से। तो ये इतिहासकारों के बीच मतभेद रहे हैं। कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि इसकी अत्यधिक धार्मिक कट्टरता के कारण ही ये मराठे जो है इसके संपर्क में नहीं आए और ना ही इसका मराठों से किसी प्रकार की निकटता स्थापित हो पाई। तो बात करते हैं यहाँ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अब परिस्थिति ये बन चुकी है कि यहां अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ में मराठे और निजाम इन तीनों का जो गुट है, और दूसरी तरफ से जो आक्रमण जिस पर किया जा रहा है वो है मैसूर। मैसूर में टीपू। तो टीपू पर जब ये आक्रमण किया गया तो टीपू की बुरी तरह से हार हुई। अंग्रेजों ने ये गुट तैयार किया, अंग्रेज, मराठे और निजाम। यहां इन्होंने मराठों और निजाम को ये लालच दिया कि टीपू का क्षेत्र इस बार हम जीतेंगे और उस क्षेत्र का जो है बंटवारा हम तीन लोग आपस में कर लेंगे, अंग्रेज, मराठा और निजाम। तो मराठे और निजाम जो है वो क्षेत्र के लालच में यहां अंग्रेजों से मिले और उन्होंने भी टीपू पर हमले में अंग्रेजों का साथ दिया। तो 1790 से 92 तक चले इस युद्ध में टीपू की हार हुई और इस युद्ध को जो जाना जाता है वो जाना जाता है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के नाम से। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसे श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो युद्ध लड़ा गया था वो यहां मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही लड़ा गया था। तो यहां श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू की हार होती है और टीपू को एक अपमानजनक संधि यहां अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी। अभी तक हम देख रहे थे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये स्थिति थी कि हैदर अली का जो है वो पलड़ा भारी था और हैदर अली अपने अनुसार यहां संधि की शर्तें इन अंग्रेजों के साथ रख रहे थे। अब लेकिन चूंकि यहां पे टीपू की हार हो चुकी है तो टीपू को अब संधि की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा और संधि की शर्तों के रूप में इसे अपना लगभग आधा राज्य जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू का ये जो राज्य था मैसूर, इसको लगभग आधा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों ने फिर अपने साथियों के साथ उस राज्य का बंटवारा किया, उस क्षेत्र का बंटवारा किया। तो एक तो यहां जो संधि की गई थी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, उस संधि पर थोड़ा चर्चा करते हैं जो परिणति बनी थी इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो देखते हैं कि क्या कुछ रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि में। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में देखा जाए, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो 1792 ईस्वी में की गई। तो उस संधि में एक शर्त रखी गई कि लगभग जो है आधा राज्य, ये मैसूर का आधा राज्य जो है वो अंग्रेजों को दिया जाएगा। अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ टीपू को जो है युद्ध खर्च के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। अब ये 3 करोड़ रुपए इसने अंग्रेजों को दिए, तो चूंकि इसके पास एक साथ 3 करोड़ रुपए नहीं थे तो अंग्रेज जो है इसके 2 पुत्रों को बंदी बना के अपने साथ ले गए। इस 3 करोड़ रुपए के एवज में कुछ धन तो टीपू ने यहां पे नगद के रूप में दे दिया, लेकिन जो बचा हुआ धन था उसकी वसूली के लिए अंग्रेज जो है इसके 2 पुत्रों को अपने पास बंदी बना के ले गए और शर्त ही रखी कि जब 3 करोड़ रुपए आप पूरे कर लेंगे तब आप अपने दोनों पुत्रों को वापस ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अपमानजनक संधि जो है टीपू के लिए साबित हुई और टीपू इससे अवसाद में आ गया। इस संधि के साथ ही
जो था, जो क्षेत्र यहाँ इनको दिया गया था अंग्रेजों को, आधा क्षेत्र। अब क्योंकि क्षेत्र के लालच में ही ये मराठे और निजाम जो है अंग्रेजों के साथ शामिल हुए थे, तो थोड़ा देख लेते हैं कि टीपू से जो इन्होंने आधा राज्य प्राप्त किया वो किस प्रकार से किया था और किस प्रकार से उसका उन्होंने बंटवारा किया। तो ये जो टीपू का क्षेत्र था, ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, मालाबार का तट इसके पास था। तो ये पूरा मालाबार का तट अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। मालाबार के तट में अंग्रेज स्थापित हो गए। यहां ये संपूर्ण क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। अब यहां पन्नेर, यहां पे तुंगभद्रा नदी और कृष्णा और पन्नेर का क्षेत्र भी जो है यहां टीपू के पास ही था। तो यहां हम देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तर का क्षेत्र जो है, तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र ये दिया गया मराठों को, क्योंकि मराठों की सीमा यहां से लग रही थी तो इनकी सीमा को बढ़ाया गया। और यहां साथ ही साथ यहां कृष्णा नदी और एक अन्य नदी थी पन्नेर नदी, इसके बीच का क्षेत्र जो है वो दिया गया निजामों को। इस प्रकार से निजाम की भी सीमाएं बढ़ाई गई। तो यहां हम देख रहे हैं ये क्षेत्र जो है, ये संपूर्ण क्षेत्र मालाबार तट का अंग्रेजों ने अपने पास लिया। अंग्रेजों ने मालाबार के साथ साथ ही यहां इनका एक क्षेत्र था डिंडीगुल। डिंडीगुल के बारे में मैं आपको बता चुका था पिछली क्लासेज में भी कि डिंडीगुल में यहां शस्त्रागार स्थापित था हैदर अली के समय से ही, तो उसे भी अंग्रेजों ने अपने पास लिया। साथ ही साथ यहां पर एक समृद्ध क्षेत्र था बारह महल के रूप में, बारह महल को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया और ये संपूर्ण मालाबार तट इन्होंने अपने पास रखा। साथ ही साथ यहां पे तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र जो है वो मराठों को दिया गया और कृष्णा और पन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र जो है वो यहां निजामों को दिया गया। तो इस बंटवारे के बारे में कॉर्नवालिस का एक कथन है, काफी प्रसिद्ध ये कथन रहा है। कॉर्नवालिस ने एक बात कही इस बंटवारे को लेके कि हमने अपने शत्रु का तो विनाश कर दिया है, क्योंकि इनका शत्रु जो था ये टीपू था। टीपू का तो आधा राज्य ही ले गए, अब यही राज्य जो है वो टीपू के पास बचा। टीपू के राज्य को इन्होंने पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कर दिया, क्योंकि जानते थे कि टीपू जो है वो समुद्री मार्गों से व्यापार विदेशों में स्थापित करता है और अन्य कार्य भी ये करता है समुद्री मार्ग से। तो इन्होंने क्या किया कि टीपू के राज्य को पूर्ण रूप से लैंड लॉक्ड कर दिया और चारों तरफ अब हम देख रहे हैं इन क्षेत्रों में अंग्रेज है और यहां मराठे और निजाम है। तो इन्होंने, कॉर्नवालिस ने एक कथन इस बंटवारे के रूप में किया है। बंटवारे के संबंध में एक कथन यहां कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया कि हमने अपने शत्रु का विनाश कर दिया है और अपने मित्रों को भी अधिक मजबूत नहीं होने दिया। ये कथन रहा है कॉर्नवालिस का कि अपने शत्रु यानी कि इस टीपू का हमने लगभग विनाश कर ही दिया है और अपने जो मित्र हैं ये मराठे और निजाम, इन्हें हमने अधिक मजबूत नहीं होने दिया। मजबूत न होने का ये तात्पर्य उनका रहा है कि ये निजाम और मराठे और ये मैसूर पहले से ही इन क्षेत्रों के लिए युद्धरत थे। इन क्षेत्रों की सीमाओं के लिए कहीं ना कहीं ये मराठे, निजाम और ये मैसूर का क्षेत्र या मैसूर के जो भी शासक थे वे आपस में इन क्षेत्रों के लिए पहले से ही भिड़े रहते थे। तो कॉर्नवालिस ने ठीक ही कहा है कि हमने अपने मित्रों को भी अधिक मजबूत नहीं होने दिया। तो ये रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की परिणति में जो संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसका जो प्रभाव रहा है वो इस प्रकार से रहा है। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसी बारे में कि जो टीपू का जो आधा राज्य अब टीपू के पास बचा हुआ है, अपमानजनक संधि का घूंटी से पीना पड़ा, तो अब ये अपने बचे हुए राज्य में ही राज्य कर रहा है और इस दौरान अन्य क्या क्या घटनाएं भारतीय क्षेत्र में होती है जिनसे कि अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी। अब हम जिक्र करते हैं आंग्ल मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर का चतुर्थ युद्ध जो हुआ वो 1799 में हुआ और 1799 तक आते आते यहां हम देखते हैं कि भारतीय क्षेत्रों में क्या परिस्थितियां बन गई।
कि 1799 में ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो अंग्रेज है लगातार क्षेत्रों को जीते जा रहे हैं। यहां लगभग ये मालाबार का तट, यहां से होते हुए ये कोरोमंडल का तट, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है अंग्रेजों के कब्जे में अभी आ चुका है। इसके साथ ही साथ यहां बंगाल के क्षेत्र में तो ये पहले से ही काबिज थे। बंबई के क्षेत्र में ये लगातार अपना प्रसार करने पे लगे हुए थे। बंबई के प्रसार को हम देखेंगे जब मराठों के साथ इनका युद्ध हुआ तो किस प्रकार से इन्होंने वहां जमींदारियां प्राप्त की और अन्य जो भी इन्होंने कार्य किए उन्हें भी हम देखेंगे। तो यहां समय आते आते जब टीपू अपने बचे हुए आधे राज्य पे ही शासन कर रहा था, तब तक समय परिवर्तित हुआ और 1798 में यहां जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं वो आते हैं वेलेजली। अब वेलेजली 1798 में यहां गवर्नर जनरल बन के आते हैं भारतीय क्षेत्र में। तो इनकी एक नीति रही है वेलेजली की सहायक संधि। उस सहायक संधि को हम एक अलग क्लास में विस्तृत रूप से देखेंगे। फिलहाल यहां पे इतना देख लेते हैं कि 1798 में जब वेलेजली गवर्नर जनरल बन के आए तो ये एक नई व्यवस्था को यहां पे लाए जिसका नाम था सहायक संधि। अब सहायक संधि जो है भारतीय राजाओं से ये स्थापित कर रहे थे कि अब युद्ध वगैरह कुछ नहीं होगा, आप सीधे सीधे अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करें। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था थी और जो सहायक संधि पे जो भी राज्य हस्ताक्षर नहीं करता था उसका सीधा अर्थ था कि वो अंग्रेजों से अब युद्ध करेगा। तो सहायक संधि 98 में जब लागू की गई तो सबसे पहले जो सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए वो निजामों ने किए और निजामों ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर करके स्वयं को अंग्रेजों के संरक्षण में दे दिया। एक ये घटना हुई। अब इस वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव जो है वो यहां भेजा गया मैसूर के पास। मैसूर का जो बचा हुआ टीपू का राज्य है, यहां वेलेजली ने कहा कि आप हमारे साथ सहायक संधि पे हस्ताक्षर करें और हमारा संरक्षण जो है वो स्वीकार करें। लेकिन टीपू ने इसके बारे में एक कथन कहा कि यहां अंग्रेजों का दयनीय दास बनने से और इनके कृपा पात्र भारतीय राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होने से बेहतर है युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करना। यह कथन रहा है टीपू सुल्तान का। और अब जब टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया तो अब युद्ध निश्चित है, क्योंकि इसी प्रकार की शर्त उस सहायक संधि में थी कि जो भी राज्य यहां सहायक संधि करने से इनकार करेगा उसके साथ युद्ध किया जाएगा। तो टीपू ने 1799 ईस्वी में टीपू के द्वारा युद्ध की तैयारियां की गई और साथ ही साथ वेलेजली के द्वारा भी यहां युद्ध की तैयारियां की गई और युद्ध इन दोनों के बीच में होता है, अंग्रेजों और यहां टीपू के बीच में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में इसे देखा जाता है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1799 में हुआ और उसका तत्कालिक कारण जो रहा है वो वेलेजली की सहायक संधि का टीपू के द्वारा अस्वीकार किया जाना रहा है। तो 1799 में अब अंग्रेज एक फुल प्रूफ प्लान लेके आए कि इस बार यहां युद्ध क्षेत्र में जो है वो टीपू को समाप्त ही कर देना है। तो देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने इस युद्ध को अंजाम दिया। तो 1799 में इन्होंने टीपू के पास प्रस्ताव भेजा सहायक संधि का, टीपू के द्वारा अस्वीकार किया गया और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है युद्ध क्षेत्र में टीपू मारा गया। तो बात थी 4 मई 1799 की। 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु होती है और टीपू की मृत्यु के बाद यहां मैसूर के क्षेत्र में एक बार पुनः वाडियार वंश के एक नाबालिग शासक को बिठाया जाता है और उस नाबालिग शासक से जो है सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। आज की क्लास में हमने देखा इस प्रकार से तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है वो परिस्थितियां तैयार हुई
और क्या क्या इन युद्धों के क्रम में हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में अब हम देखेंगे ये जो जहां मराठे और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध, वे किस प्रकार से हुए, आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।